लास्ट क्लास रिटायरमेंट के अंदर अपन बेसिक क्वेश्चन कर लिया था, है ना? उसमें कोई दिक्कत? होमवर्क में 2 क्वेश्चन था आपका, 3 इलस्ट्रेशंस, छोटा छोटा, उसमें कोई डाउट? इजी था वो, ठीक है। कुछ सेपरेट 2 कंसेप्ट अपने को सीखना है रिटायरमेंट में, कौन सा, ठीक है। पॉलिसी के बारे में आज पहले डिस्कस करता है, पॉलिसी के बारे में, एंड देन विल डिस्कस अबाउट द लोन का अकाउंट वगैरह कैसे बनता है। वो 2 कवर हो जाता है तो इस चैप्टर के अंदर आपके जितने भी लेवल के क्वेश्चन आएंगे वो आराम से अपन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलो बात करता है लाइफ पॉलिसी का। लाइफ पॉलिसी वैसे देखें तो बिजनेस की तो कोई लाइफ होती नहीं है ना? इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो बिजनेस का लाइफ पॉलिसी तो होगा नहीं। पार्टनरशिप बिजनेस में व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ पॉलिसी, किसके बारे में बात कर रहे हैं? पार्टनर्स के बारे में। अब यहाँ पे 2 तरह की लाइफ पॉलिसी हमारे पास है। या तो इंडिविजुअल पार्टनर के ऊपर आप लाइफ पॉलिसी ले लो, उसमें क्या होगा, हर एक पार्टनर का पॉलिसी के ऊपर अपन को क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम देना पड़ेगा। या फिर क्या करो, कंबाइन ले लो, कॉम्बो। कॉम्बो लेने से क्या होगा, सब लोग का एक साथ ही प्रीमियम देगा, सबका एक साथ ही प्रीमियम जाएगा। आई बात समझ में? या तो कॉम्बो ले लो या फिर अलग अलग ले लो। जब हम कोई पॉलिसी अलग अलग लेते हैं तो उसको बोलते हैं सेपरेट लाइफ पॉलिसी। एक तो ये ले लो, या फिर जॉइंटली ले लो। अब सोचो, इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, हमें एक अमाउंट का इंश्योरेंस करके देता है। कितना अमाउंट का हम इंश्योरेंस करवाते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे रोनाल्डो ने अपने पैर का करोड़ों रुपए का इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है। बहुत सारे सिंगर ने अपने गले का करवा रखा है। वैसे ही हम लोग एज ए इंडिविजुअल पर्सन अपनी लाइफ का करवा के रखते हैं। हम क्या सोचते हैं कि हमारे चले जाने से पीछे हमारी फैमिली को एक इतना अमाउंट मिल जाना चाहिए कि उन लोग आराम से अपना जिंदगी बिता सके, राइट। तो वो जो अमाउंट का आप इंश्योरेंस करवाते हो उसको अपन क्या बोलते हैं, सम एश्योर्ड। क्या बोलते हैं? सम एश्योर्ड का मतलब क्या हो गया? हम्म, टोटल पॉलिसी वैल्यू which we will receive on the date of death or maturity, whichever is earlier। इसका मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाता होगा, तो अगर हमारे उस टाइम पीरियड में मर गया तब तो उस टाइम मिल जाएगा, वरना वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद। यस, जब आप LIC करवाते हो, लाइफ इंश्योरेंस, राइट, तब आपको बताना पड़ता है कितना ड्यूरेशन का वो लाइफ इंश्योरेंस है, राइट। किसी का 10 इयर्स होता है, किसी का 20 इयर्स, किसी का 30 इयर्स, किसी का 40 इयर्स, इस तरीके से उन लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस जितने ज्यादा इयर्स का होगा प्रीमियम उतना कम पे करना होता है, ठीक है। जितना शॉर्ट पीरियड का होगा उतना ज्यादा प्रीमियम लगता है। इज इट क्लियर? सपोज आपने एक लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है 30 इयर्स का, ठीक है। एवरी ईयर फॉर दैट यू हैव टू पे प्रीमियम अमाउंट, राइट।
इफ टिल 30 years आपको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तब इंश्योरेंस कंपनी से कुछ नहीं मिलेगा। 30 years खत्म होते जितने का पॉलिसी गारंटेड था उतना वैल्यू आपको मिल जाएगा। लेकिन 30 years से पहले ही, सपोज 10 years के बाद या 5 years के बाद या 20 years के बाद ही आपका डेथ हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिलेगा? पूरा वैल्यू मिलेगा। भाई इंश्योरेंस करवाए किस लिए था फिर? तुमने कल को बाइक इंश्योरेंस करवाया 1 साल का, 1 साल में एक्सीडेंट नहीं हुआ तो कुछ मिलेगा? अगर कुछ बात उसका टूट जाता तो मिलता है। क्या बोला और क्या रिप्लाई किया तुम? हम ये बोला 1 साल का इंश्योरेंस बाइक का करवाया और कुछ हुआ ही नहीं बाइक को, नहीं मिलेगा ना। और उससे पहले कुछ हो गया तो जितने का पॉलिसी करवा रखा है उतना ही मिलेगा या उससे ज्यादा मिलेगा? जितना का पॉलिसी करवा रखा है उतना ही मिलता है, उससे ज्यादा कभी नहीं मिलेगा, राइट? तो इसीलिए सम एश्योर्ड कब मिलता है? या तो आप क्या करो, पॉलिसी को पूरा का पूरा चलने दो टिल मैच्योरिटी डेट, आप जिंदा हो, आपका डेथ नहीं हुआ, लेकिन मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो गया, जितने साल का आपने पॉलिसी लिया था वो पीरियड खत्म हो गया, तब इंश्योरेंस कंपनी से पूरा पैसा मिलेगा। या फिर उससे पहले ही आपका कोई डेथ हो जाए, ठीक है, तब उस कंडीशन में आपको पूरा मिलेगा। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ पॉलिसी, ध्यान रखना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल इंश्योरेंस। और भी बहुत अलग अलग तरीके का इंश्योरेंस होता है। जैसे कोई सिंगर ने यदि अपने गले का इंश्योरेंस करवा रखा है, राइट, जब उसका गला खत्म तभी उसको पॉलिसी का पूरा पैसा मिलेगा। आई बात समझ? इसके लिए डेथ का कोई कनेक्शन नहीं है। इज इट क्लियर? तो सम एश्योर्ड का मतलब समझ में आता है कि टोटल वैल्यू ऑफ द इंश्योरेंस जो हमने करवाया है, जो हमें मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, क्लियर है, इज सम एश्योर्ड। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, सपोज आपने आज इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, फॉर ए स्पैन ऑफ 30 years, फॉर ए स्पैन ऑफ 30 years आप एवरी ईयर एक अमाउंट पे करोगे। उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली कर क्या रहा है? आपका रिस्क ले रहा है। इंश्योरेंस कंपनी इज टेकिंग द रिस्क ऑफ योर लाइफ। इंश्योरेंस कंपनी बोलता है तू टेंशन मत ले, तेरे को कुछ भी हो जाएगा, पीछे फैमिली को पैसा मैं दूंगा। तो फ्री में तो देगा नहीं ना, वो रिस्क लेने के लिए आपसे रिटर्न में कुछ चार्ज करता है, एवरी ईयर चार्ज करता है। उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम अमाउंट, राइट? तो एक होता है इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या है बेसिकली? इट इज द अमाउंट चार्ज्ड बाय, it is the amount charged by insurance company every year for the risk of your life. It is an expense for the business. It is an expense for the business. खर्चा है, हर साल पे करना पड़ेगा। एक साल पे कर दिया, खत्म कहानी, अगले साल फिर से पे करना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब सब मेरा बोलना ये था कि आपने एक इंश्योरेंस करवाया 30 years का, एवरी ईयर हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, 5 साल तक प्रीमियम पे किया। इज इट क्लियर? नाउ वी डोंट वांट टू कंटिन्यू अवर पॉलिसी, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू द पॉलिसी बिकॉज हमारे पास फंड नहीं है टू पे द प्रीमियम अमाउंट, राइट? तब फिर क्या करना होगा? कैंसल।
पॉलिसी कैंसिल करना होगा, उसके बाद जहाँ तक हम लोग 1 या 2 वर्ष तक तो मिल जाएगा। कैंसल वर्ड को कुछ और बोलो। हम कैंसल नहीं करते, बिकॉज कैंसल करने से तो कुछ नहीं मिलता। हम बेसिकली क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं। हमारी पॉलिसी सरेंडर कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी को और बोलेंगे कि हमें कंटिन्यू नहीं करना। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी रिटर्न में कुछ देगा क्या? जब हमने इंश्योरेंस करवाया था तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला या तो 30 साल या उससे पहले आपका डेथ हो गया तो हम आपको इंश्योरेंस का मनी देंगे। सपोज आपने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया था, एवरी ईयर 1000, एवरी ईयर 10,000 का हम प्रीमियम दे रहे हैं। 10,000 बहुत ज्यादा हो जाएगा क्या? हाँ, 1000 का प्रीमियम दे रहे हैं सपोज, ठीक है, एक साल में आपने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया। एवरी ईयर यू आर मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 1000 प्रीमियम। 5 इयर्स तक आपने पे किया। नाउ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू द पॉलिसी, राइट? तो हम पॉलिसी क्या करेंगे, सरेंडर कर देंगे। अब ऑलरेडी आपने इंश्योरेंस कंपनी को कितना रुपए दे चुके हो? 5,000 तो हम दे ही चुके हैं। अब क्या मैं इंश्योरेंस कंपनी को ऐसे बोल सकता हूं क्या, इंश्योरेंस कंपनी आपने बोला था 30 साल तक रखेगा तो 10 लाख दूंगा, या फिर मर गया उससे पहले, 30 साल से पहले मर गया तो 10 लाख दूंगा, बट मैंने कितने साल तक चलाया इंश्योरेंस? 5 साल। तो इंश्योरेंस कंपनी यूनिटरी मेथड लगाते हैं ना, तो मेरे को इतना पैसा तो दे कम से कम। 1.67 लाख अप्रोक्सीमेटली इतना तो दे दे। क्या इंश्योरेंस कंपनी देगा क्या? बोलता है तेरा ये यूनिटरी मेथड मेरे यहां नहीं चलता, तेरा यूनिटरी मेथड नहीं चलेगा। तो मतलब तू मुझे कुछ नहीं देगा? इतना प्यार से तुमने बोला, ओ बाबू इतना प्यार से बोला, फिर तो कुछ देना पड़ेगा, राइट? इंश्योरेंस कंपनी बोलता है अच्छा ऐसे बुरा मत मानो, आपने 5 साल का प्रीमियम दिया है तो मैं आपको कुछ तो दूंगा, बट एज पर माई कैलकुलेशन नॉट योर कैलकुलेशन। आपने जो यूनिटरी मेथड लगाया ये नहीं चलेगा मेरे यहाँ, राइट? मैंने आपके लाइफ का रिस्क लिया था 30 इयर्स की कैलकुलेशन समझ के। वहां पे मैंने बहुत कैलकुलेशंस किए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वगैरह बहुत कुछ लगाया, उसके बाद तुम्हारा प्रीमियम अमाउंट डिसाइड किया था। और तुम अभी शाणे बन के यूनिटरी मेथड लगा रहे हो और मेरे से पैसा मांग रहे हो? नहीं दूंगा ऐसे। तुझे पैसा मिलेगा। 5 साल का तूने प्रीमियम पे किया, आज सरेंडर कर रहे हो, तो 5 साल के बाद इफ तुम पॉलिसी सरेंडर कर रहे हो तो तुम्हें जितना मिलना चाहिए एज पर अवर कैलकुलेशन उतना पैसा हम तुम्हें देंगे। उसी अमाउंट को हम बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। क्या बोलते हैं? सरेंडर वैल्यू। सपोज 5 साल नहीं, मैंने 2 साल का ही प्रीमियम दिया और पॉलिसी सरेंडर कर दिया, बोला नहीं कंटिन्यू करवाना, क्या तभी भी हमें कुछ पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा क्या? कुछ डिपेंड नहीं करता, सिंपल सा लॉजिक है। इफ आपने एक इंस्टॉलमेंट भी अपने प्रीमियम का दिया है तो ईयर एंड में आपका कुछ अमाउंट तो बन चुका है जो इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? यानी सरेंडर वैल्यू मिलता ही मिलता है। जब आप पॉलिसी सरेंडर करते हो कुछ तो मिलेगा, might not be a big amount but at least a amount which almost covers your premium value, या might be lower than that but कुछ तो मिलेगा, जीरो नहीं होगा। आई बात समझ में? यानी सरेंडर वैल्यू एवरी ईयर एंड में इंश्योरेंस कंपनी या हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि 1 साल का प्रीमियम दे दिया। इफ मैं नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में बिना या फिर नेक्स्ट ईयर प्रीमियम देने से पहले जब ड्यू होगा प्रीमियम डेट, उससे पहले ही पॉलिसी सरेंडर कर दूं तो क्या कुछ मुझे मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा, उसको हम बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। आई बात समझ में? सरेंडर वैल्यू। यानी मैं ऐसा बोलूं सरेंडर वैल्यू तो वो अमाउंट हुआ जो एनी हाउ इंश्योरेंस कंपनी से मिलना ही है। एवरी ईयर के एंड में वी कैलकुलेट द सरेंडर वैल्यू एंड मैं ऐसा बोलूं कि वो अमाउंट तो मिलना ही है, चाहे नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम आपने दिया चाहे नहीं दिया,
लेकिन अभी तक जो प्रीमियम दे चुके हो उसके ऊपर ही तो सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट होता है। सरेंडर वैल्यू का मतलब ही क्या है कि आज मैं पॉलिसी को सरेंडर कर दूं, ध्यान रखना कैंसिल नहीं होता, वर्ड होता है सरेंडर। आज ही मैं पॉलिसी को सरेंडर कर दूं तो कम से कम इतना रुपए तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, उसी को अपन बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। आई बात समझ में? वाला जो एग्जांपल है वो 30 इयर्स 10 लाख रुपीस वाला, तो इसमें तो मंथली 1000 रुपए दे रहा है, तो 30 साल बाद तो उसका कितना ही बनेगा? कितना बनेगा? 3 लाख रुपए। हाँ 3 लाख रुपए बनेगा, वो तो इंश्योरेंस 10 लाख का देते, ऐसा हो सकता है? ऐसा ही तो होता है। मतलब कम पैसा का पूरा सारा मेडिकल इंश्योरेंस तुम लोग करवाते हो 10-10 लाख 15-15 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस, ईयरली प्रीमियम कितना होता है? 1500, 2500, 3000, 5000 रुपए। उसमें तो उन लोगों को लॉस है। मतलब अगर जैसे कि 30 इयर्स में कुछ हुआ नहीं आदमी को, तो वो तो मतलब वही है ना। प्रैक्टिकली देखे तो इंश्योरेंस में नुकसान ही होता है। आजकल की जो मार्केट इंटरेस्ट रेट चल रही है और जिस हिसाब से मार्केट ग्रो कर रहा है उस हिसाब से उतना पैसा नहीं बढ़ रहा है। एवरी ईयर टाइम वैल्यू ऑफ मनी तुम लगाओगे ढंग से, और तुम लॉजिकली सोचो, इतना गजब कंसेप्ट है। जो भी भगवान, जो भी बंदा वो पैदा हुआ जो ये कंसेप्ट लेके आया, फाड़ू कंसेप्ट है। इसीलिए इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? LIC के पास है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इंडिया में कोई एंटिटी नहीं है उससे बड़ा पैसा होल्ड करता है, क्योंकि सब पर्सन जितने भी जिंदा है वो सब इंश्योरेंस कर। और आजकल तो इंश्योरेंस की कैटेगरीज है, पैर का इंश्योरेंस हो रहा है, गले का इंश्योरेंस हो रहा है, हर चीज का इंश्योरेंस होता है, राइट? एवरीथिंग इंश्योरेंस इंश्योर्ड हो सकती है, राइट? तो कोई कैसे चलाता है बिजनेस? कैसे लॉस होगा इसमें बाबू? सपोज 100 जन ने इंश्योरेंस करवाया, 100 जन एक दिन में मरेंगे क्या? मरेंगे तो उस रेशियो में नहीं ना, लेकिन सबका प्रीमियम तो हर साल मिलेगा ना। वो जो बड़ा अमाउंट का प्रीमियम आ रहा है वो उसको उन लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं और उससे भी पैसा कमाते रहते हैं। एक बार में तो कभी सारे लोग मरेंगे ही नहीं ना। आई बात समझ में? तो मेन सोर्स ऑफ इनकम तो मतलब जो इन्वेस्ट करके कमाते हैं वही है। लिक्विडिटी, उनका असली पैसा लिक्विडिटी। एक बार में करोड़ों लोगों ने इंश्योरेंस करवाया, सपोज 1 करोड़ लोग ने इंश्योरेंस करवाया, 1000 रुपए प्रीमियम, तो कितना आ गया? 1000 करोड़ रुपए आ गया। अब उसमें से 10 जन मर गए, 1 करोड़ में से सपोज लाख लोग मर गए, लाख इंटू 10 लाख रुपए या 30 लाख जो भी कर लो, तभी भी 1000 करोड़ नहीं होगा। एक बार में प्रीमियम कितना देना पड़ा, लेकिन वो एक्स्ट्रा पैसा तो बच ही गया ना। फिर अगले साल फिर से उतने ही लोग करवाएंगे, तो रोटेशनल। और फिर वो जो एक्स्ट्रा सरप्लस मनी है उन लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं वो अलग। तो इंश्योरेंस के पास कभी पैसा खत्म ही नहीं हो सकता। जिस दिन इंश्योरेंस कंपनी का पैसा खत्म हो रहा है, समझ लेना हम लोग ही खत्म हो रहे हैं। इकोनॉमी क्या, पूरा वर्ल्ड खत्म होने वाला है। सब कुछ एक साथ में, हजारों करोड़ों अरबों लोग एक साथ मर रहे हैं, तब इंश्योरेंस कंपनी खत्म होगा, वरना कभी होगा ही नहीं, नेवर एवर। द मोस्ट लिक्विड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इज LIC। उसके पास जितना पैसा किसी के पास भी नहीं और हो भी नहीं सकता। आई बात समझ में? तो क्लियर है, सम एश्योर्ड वर्ड क्लियर है, प्रीमियम अमाउंट क्लियर है, एंड और एक टर्म क्या सीखा हमने? सरेंडर वैल्यू। It is the amount which we will receive from insurance company if policy is surrendered before maturity date। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? अब मेन है इसका अकाउंटिंग। पहले तो आपने टर्म समझा, सम एश्योर्ड, इंश्योरेंस प्रीमियम, सरेंडर वैल्यू।
सम एश्योर्ड तो क्या है, कुछ भी नहीं है। इसका अकाउंटिंग कब होगा, जब मैच्योरिटी डेट आएगा तब इतना पैसा मिलेगा, या फिर किसी का डेथ हो गया तब पैसा मिलेगा, उससे पहले तो ये पैसा मिलना ही नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल पे करना पड़ेगा, और सरेंडर वैल्यू कब मिलेगा, जब पॉलिसी हम सरेंडर करेंगे। इज इट क्लियर? तो कहने से सरेंडर वैल्यू इज द गारंटेड अमाउंट, इतना तो मिलना ही है, इतना तो मिलना ही है। जितने साल का प्रीमियम आपने पे किया है ये वैल्यू तो आपको मिलना ही मिलना है, राइट? नाउ कम्स द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। पहले डिस्कस करते हैं सेपरेट लाइफ पॉलिसी का। सेपरेट लाइफ पॉलिसी, under this firm takes policy for each individual partner and every year pays premium on such insured value. Every year pays premium on such insured value. सेपरेट लाइफ पॉलिसी में क्या होगा, अज्यूमिंग ए बी सी तीन पार्टनर है, तीनों पार्टनर के ऊपर एक पॉलिसी लिया जाएगा, और तीनों पार्टनर का पॉलिसी पे हर साल एक प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इसमें तो इंश्योरेंस कंपनी का काम फर्म ही कर रहा है। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी का जो काम होता है तो फर्म कर रहा है ना? नहीं, कैसे? मतलब फर्म ही तो है जो उन लोगों को दे रहा है एश्योरेंस। फर्म किसको एश्योरेंस दे रहा है? फर्म किसी को? फर्म का कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी है ही नहीं। पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर्स का आइडेंटिटी होता है, फर्म का कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये पार्टनर्स मतलब कहाँ लेगा, कोई कंपनी में लेगा? इंश्योरेंस जैसे लाइफ पॉलिसी कोई कंपनी में लेगा? कंपनी में लेगा क्या? इंश्योरेंस करवाएगा LIC के पास जाके। अच्छा भाई, वही ना। हाँ, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी इंश्योरेंस करवाई तो तुम्हारे एजेंट हुए क्या वो? तब फिर नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल LIC करवाते हो, आप इंश्योरेंस कंपनी वालों को बुलाओगे और पार्टनर्स के नाम का एक एक LIC पॉलिसी ले लोगे, राइट? अब समझो, सपोज ABC तीन पार्टनर है, इन तीनों पार्टनर के ऊपर हमने अलग अलग एक पॉलिसी करवा रखा है। अज्यूमिंग इनका PSR था 1:1:1, ठीक है? हमने पॉलिसी करवा रखा है 10 लाख रुपए A के नाम पे, 20 लाख रुपए इसके नाम का, और 50 लाख रुपए C के नाम का। आप बोलोगे भैया इसका PSR तो इक्वल था, ऐसे क्यों? उससे मैटर नहीं करता, PSR इज डिफरेंट। फर्म को लगा कि मेरे लिए C ज्यादा वैल्यूएबल है या रिस्की है, तो C के नाम पे ज्यादा पॉलिसी ले लिया, B के नाम पे कम लिया। इक्वल भी हो सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे हमें, राइट? आपने इंश्योरेंस करवा लिया, हर साल हम प्रीमियम पे करते हैं। प्रीमियम पर एनम सपोज 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लिया, ठीक है? इतना हर साल ऑर्गेनाइजेशन प्रीमियम पे कर रहा है। तो जब एक बात बताओ, प्रीमियम पे कर रहा है, कहना इसे प्रीमियम बिजनेस के लिए खर्चा है, और बिजनेस का खर्चा सारे पार्टनर को बियर करना पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे एक्सपेंसेस माइनस होने के बाद ही तो प्रॉफिट लॉस निकलेगा, और वो प्रॉफिट लॉस पार्टनर के पॉकेट में जाता है। तो इनडायरेक्टली ये जो खर्चा है पार्टनर ही तो बियर कर रहे हैं। किस रेशियो में? एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट? कल को नाउ समझते हैं दो ही सिनेरियो होगा।
ये जब भी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी लेता है, दो ही सिचुएशन में ये पॉलिसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन से चली जाएगी। कब? जब कोई पार्टनर छोड़ के चला जाए। इफ पार्टनर छोड़ के चला गया तो फर्म उसका पॉलिसी कंटिन्यू करेगा क्या? अब वो पार्टनर ही नहीं है तो क्यों करेगा? तो जब छोड़ के जा रहा है तो ऑब्वियसली मैच्योरिटी डेट से पहले जा रहा है एंड डेथ तो हुआ ही नहीं है, राइट? तब हमें पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा? सरेंडर कर देगा फर्म। इज इट क्लियर? रिटायरमेंट में तो समझ में आता है कि जो पार्टनर जा रहा है उसका पॉलिसी क्या करेंगे? सरेंडर कर देंगे। और कल को डेथ हो गया तो तब फर्म क्या करेगा? इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके पूरा पैसा मांगेगा। पूरा कैसे? सपोज आपने पार्टनर सी का पॉलिसी करवा रखा था 50 लाख का, मैच्योरिटी 30 इयर्स। अब 5 साल के अंदर ही उसका डेथ हो जाए, पूरा मिलेगा तो इंश्योरेंस कंपनी वहां यूनिटरी लगाएगी। तो तुम मुक्का नहीं मार दोगे कि जब मैं यूनिटरी लगा रहा तो लगाने नहीं दिया, अब तुम क्या चीज का यूनिटरी लगा रहा हो? मैं सरेंडर नहीं कर रहा हूं, मेरा पॉलिसी मैच्योर्ड हुआ है। मैच्योर्ड दो कंडीशन में होता है, या तो मैच्योरिटी पीरियड पे मार जाएगा तो इससे तो मर ही जाओ। मर ही जाओ। एक काम करेगा, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे नाम का 10 करोड़ का इंश्योरेंस आज करवाएंगे, जीते जी तो तुम एसेट हो ही नहीं, उनके लिए खर्चा ही है। आज करवाया, 2 4 6 महीने में एक नेचुरल डेथ दिखा देंगे तुम्हारी, 10 करोड़ रुपए तो घर पे आए कम से कम, कि साला जी रहा था खर्चा ही हो रहा था उसके। ऐसे होगा क्या? तुम कमाने लगेगा, एक काम करेगा अपना पेरेंट्स के नाम पे इंश्योरेंस करवाएगा। ऐसे थोड़ी ना पैसा लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। रेस मूवी थोड़ी चल रहा है, रेस देखा हुआ है क्या? देखना, उसमें वही होता है, कैटरीना कैफ और वो वाला सैफ अली खान को उन लोग मार देता है इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए। ठीक है, वो सब मूवीज में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली नहीं होता। या फिर एक पुराना गोविंदा का मूवी है जिसमें पुलिस वाला होता है, उसका गलती से क्या होता है, कोई ब्लड टेस्टिंग में एक्सचेंज हो जाता है, स्टिकर अलग लग जाता है, तो पता चलता है कि उसका कैंसर या कुछ है, उसको ऐसे लगता है। तो और वो इंश्योरेंस करवा के रखता है, बोलता है यदि ऑन ड्यूटी मरेगा तो डबल पैसा मिलता है, बहुत पैसा मिलता है ऑन ड्यूटी मरने से। तो वो क्या करता है, इतना भयंकर रिस्क लेता है, सारा गुंडा का वाट लगा देता है, बोलते हैं आओ मारो हमको। अब कैसे मारे, कोई सामने जाके डर जाते हो गुंडा लोग, वो सारा गुंडा को सल्टा देता है। वो परेशान, वो मतलब 2-2.5 महीने तक ऐसा ही जिंदगी जीता है, मौत को साथ में लेके चल रहा होता है। आज तो देखा जाएगा, तो मैं मरूंगा कोई बात नहीं, मेरा तो कैंसर, कम से कम पीछे घर वालों को पैसा तो डबल मिलेगा। वो ऐसे मर रहा है, और लास्ट में मूवी में पता चलता है जो उसका दोस्त है, कलीग, उसको वो बीमारी होता है, वो खत्म है। वो बोलता साला 2.5-3 साल से जिंदगी मौत ऐसे हाथ में लेके घूम रहा था मैं। समझ रहे हैं? तो इंश्योरेंस का फंडा वैसा, और इतना आसान नहीं है। इंश्योरेंस करवा लो बहुत आसान है, उसके बाद क्लेम इतना आसानी से नहीं मिलता है। इंश्योरेंस कंपनी वाले बंदे आते हैं, बहुत सारा वेरिफिकेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद में आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। वो एक्ट ऑफ गॉड नहीं याद क्या? देना चाहता है क्या इंश्योरेंस कंपनी पैसा? कभी नहीं बोलेंगे ये क्लॉज वो क्लॉज, इतना टर्म्स एंड कंडीशन होता है, राइट? तो इतना नहीं है। बट कल को कोई पार्टनर छोड़ के चला गया तो व्हाट वी विल हैव, वी नीड टू सरेंडर दैट पॉलिसी, और सरेंडर वैल्यू मिलेगा। और कल को कोई पार्टनर का मर गया तो पूरा सम एश्योर्ड मिलेगा, पूरा का पूरा सम एश्योर्ड मिलेगा। ठीक है, सपोज मैं यहाँ हाइपोथेटिकली आपको एक सरेंडर वैल्यू भी लिख देता हूँ। हमने कितना साल प्रीमियम पे किया उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बट मैं आज का सरेंडर वैल्यू लिख रहा हूँ। आज सरेंडर करने से मुझे 50,000, 2,50,000, 3 लाख रुपीस, इधर 250 नहीं लिखता हूँ, 60,000, 2,40,000। ठीक है, 2,40,000। अब दो कंडीशन हो सकता है, या तो पार्टनर छोड़ के जाएगा या पार्टनर मर गया। अज्यूम करते हैं पार्टनर छोड़ के जा रहा है, हमारा पार्टनर बी
बिजनेस को छोड़ के जा रहा है। जब ये बिजनेस को छोड़ के जाएगा, हम लोग क्या करेगा, इसके पॉलिसी को सरेंडर कर देंगे। सरेंडर करने से हमारे पास पैसा आएगा, ठीक है, 2,40,000 रुपये आएगा, कम से कम इतना तो आएगा ही। ये 2,40,000 बी को देंगे और रफा दफा करेंगे। नहीं, हम हैं कौन, हम आर पार्टनर्स। बिजनेस में जो भी आएगा जाएगा, एट द एंड ऑफ द डे पार्टनर ही तो बियर कर रहे हैं। पर पैसा तो सब लोग मिलके दिए, जैसे एक पैसा तो सब लोग मिलके दिए। कैसे मिलके दिया? 1:1 का रेशियो था। तो रेशियो के हिसाब से दिया ना, अब ये तो सारा अकेला कैसे लेके जाएगा? यस, देखो जब आपने ये प्रीमियम पे किया, ये पूरा प्रीमियम पीएनएल अकाउंट का डेबिट में चला गया एज ए एक्सपेंस, और खर्चा बिजनेस के सारे पार्टनर बियर कर रहे थे। यानी मैं ऐसा बोलूं, बी कुछ हिस्सा अपने प्रीमियम का तो दे ही रहा था, प्लस बी ने ए के प्रीमियम का भी शेयर लिया और बी ने सी के प्रीमियम में भी कुछ शेयर दिया है, राइट। तो जब बी की पॉलिसी को सरेंडर करोगे तो ये जो पैसा मिलेगा किसमें जाएगा? तीनों पार्टनर्स में जाएगा एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई बात समझ में? क्योंकि इफ इसने इसमें कंट्रीब्यूट किया है तो इस बंदे ने भी तो इसमें कंट्रीब्यूट किया है, इसने भी तो कंट्रीब्यूट किया है। तो फिर जब सी का क्लेम होगा तो बी भी तो आ सकता है, मैंने पहले किया था, राइट। अब सी का जब क्लेम होगा तब तो बी हमारा पार्टनर है ही नहीं, है ना, झगड़ा हो जाएगा। बी बोलेगा कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है मेरे साथ, मेरी पॉलिसी पे जो सरेंडर वैल्यू मिला है चलो सब में बढ़ गया क्योंकि सबने प्रीमियम दिया है, लेकिन बी बोलेगा आज तक तेरी पॉलिसी में मैंने भी तो प्रीमियम दिया, इसकी पॉलिसी में मैंने भी तो प्रीमियम दिया, अब तो मैं बिजनेस छोड़ के जा रहा हूं, तो कल जब इस पॉलिसी या इस पॉलिसी का पैसा बिजनेस में आएगा ये तो आप दोनों लेके चले जाओगे, मेरा तो नुकसान हो गया ना। तो कंपनसेट कैसे करें? हाउ वी विल कंपनसेट? वो जितना दिया है वो ए और बी दे दे, ए और सी दे देगा उसको। यस, आज ही इस अमाउंट में, देखो वो तो आज जा रहा है ना, तो आज सरेंडर करते तो इतना ही मिलता, इतना मिलता तो इसमें से कुछ हिस्सा बी के पास भी जाता एंड इसमें से कुछ हिस्सा बी के पास जाता ना। लेकिन क्या हम पॉलिसी सरेंडर कर रहे हैं? नहीं कर रहे। मतलब जो अमाउंट आज बी के पॉकेट में जाने वाला था फ्यूचर में ये इनके इंडिविजुअल पॉकेट्स में जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आज ही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, गेनर टू सैक्रिफाइसर। यानी कहना इससे ये सैक्रिफाइस कर रहा है और इन लोग गेन करने वाले, है ना। तो आज ही हम क्या करेंगे, सरेंडर वैल्यू में, आज की सरेंडर वैल्यू में जितना बी का हिस्सा बनता है ए से लेकर बी को दे देंगे और सी से लेकर बी को दे देंगे। यही होता है सेपरेट लाइफ पॉलिसी, लॉजिकली। समझ में आया नहीं आया? और जो बी का जो ओरिजिनल है वो सब में बढ़ जाएगा। ओरिजिनल जैसे हाँ वो सब में बढ़ जाएगा, और इन दोनों का भी, इन दोनों का जो हिस्सा बी को मिलना है वो हम उनसे लेके बी को दे देंगे। नहीं, गेनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये सैक्रिफाइजर है और ये गेनर हुए ना, राइट। आई बात समझ में? बस यही लॉजिकली होता है सेपरेट लाइफ पॉलिसी में। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम फॉर एग्जांपल सरेंडर वैल्यू कौन सी डेट पे निकलता है? निकला होगा जिस दिन बी छोड़ के जा रहा है, यानी बी जिस दिन छोड़ के जा रहा है तब हमने सरेंडर वैल्यू पता किया और ये कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमियम पे टिल डेट। तो जितना प्रीमियम पे कर रखा है उसी के बेसिस पे सरेंडर वैल्यू निकला। कैसे? क्योंकि अगर हम प्रीमियम 15,000 दिया भी है तो आज तो सरेंडर वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली उससे कम होगा थोड़ा। मत जाओ छोड़ के बिजनेस, मत जाओ छोड़ के बिजनेस, लॉस तो झेलना ही पड़ेगा। अब अगला साल का जब प्रीमियम पे होगा तब तो उसमें तो बी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा ना, तो नेक्स्ट ईयर से जो भी वैल्यू जनरेट होगा उसमें बी को क्यों मिलना है? वो तो ए और सी को ही मिलना चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने ही कंट्रीब्यूट किया है। आई बात समझ में? इसीलिए
बी क्या बोलता है, अच्छा ठीक है कल से तो मैं प्रीमियम नहीं दूंगा, लेकिन आज तक मैंने जितना प्रीमियम दिया है उसमें कुछ तो पैसा मेरा बनता ही है, एंड सरेंडर वैल्यू इज ऑलवेज अ लॉस, वो हमेशा कम वैल्यू मिलता है। तो इंश्योरेंस कंपनी इतनी बेवकूफ नहीं है कि ज्यादा पैसा दे देगी, ज्यादा पैसा देगी तो लोग ऐसे ही करेंगे, लंबे स्पैन का इंश्योरेंस करवाएंगे और बीच में सरेंडर कर देंगे, फिर तो उनको फायदा ही फायदा हो जाएगा ना। हमेशा कम वैल्यू मिलता है। आई बात समझ में, क्लियर, ये कंसेप्ट समझ में आया। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लाइफ पॉलिसी। अब यहां पे फंडा क्या है, पहला हमने सीखा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, इसमें केस 1 पढ़ा हमने, when insurance premium is treated as an expense। इस कदर समझ लो ये कंसेप्ट को कि आप किसी को भी समझा सको। हम हर साल जितना भी प्रीमियम दे रहे थे उसको हमने खर्चा माना, है ना, तब ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या क्या होगा, बैंक में पैसा आएगा, कौन सा, सरेंडर वैल्यू ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर, और ये सरेंडर वैल्यू किस में चला जाएगा, रिमेनिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से। कैसे भाई जी, 2,40,000 किस में बांट रहा, अब दोनों पार्टनर में जो तीनों में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, being surrender value created to partners as per PSR। और केस है ना। ओल्ड पार्टनर लिखा ही है वैसे हमने वहां पे, इतना ही करना होता है क्या, तो बाकी पार्टनर का जो सरेंडर वैल्यू है वो हम उनसे लेंगे और किसको देंगे, रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर। यानी नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, तो यहाँ बीच में कोई एंट्री नहीं है क्या? नहीं बैंक अकाउंट के नीचे लिखा ना टू ओल्ड पार्टनर, वो थोड़ा सा एक्चुअली लाइन का वो इशू है इसलिए। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, being share of retiring partner in the surrender value of other remaining partners। इसको म्यूट कर दो। as per sacrifice ratio।
देना ही पड़ेगा, या फिर तरीका बताएगा कि सम एश्योर्ड का इतना % आपका सरेंडर वैल्यू। ये समझ में आया? ठीक है। केस 1 क्या है? व्हेन इंश्योरेंस प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, मतलब हर साल आप इंश्योरेंस प्रीमियम को कहां डालते हो? पीएनएल अकाउंट। ठीक है। और एक केस हो सकता है, हम इंश्योरेंस प्रीमियम को खर्चा ही नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें से कुछ पैसा या उसमें से कुछ ज्यादा पैसा तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से तो वापस मिलना ही है। पहला साल का प्रीमियम दिया तो पहला साल के बाद भी पॉलिसी सरेंडर कर दोगे तो क्या जीरो अमाउंट मिलेगा क्या? यानी सपोज आज आपने कहीं पे पैसा दिया 100 रुपए और वो बोलता है भैया, जैसे होता है ना कहीं कहीं एंट्री गेट में डिपॉजिट मनी देना होता है। ठीक है, बहुत सारी जगह आपको डिपॉजिट मनी देना होता है। ठीक है, एक बार तो देना पड़ेगा। जैसे याद है पुराने टाइम में जब कांच की बोतल में थम्सअप वगैरह आती थी तो 10 रुपए की थम्सअप होती थी, वो आपसे 20 रुपए रख लेता था। बोलता है जब बोतल रिटर्न करोगे तो तुम्हें हम 10 रुपए वापस दे देंगे। बहुत जन क्या करते थे, रिटर्न नहीं करते थे, तोड़ देते थे, तो वो पहले ही पैसा रख लेता था। राइट। अब जब उसने आपसे 20 रुपए रखा, राइट, तो आप खर्चा कितना मानते हो? जब आप बॉटल रिटर्न कर देते हो तो आपका खर्चा कितना हुआ? 10 रुपए। और रिटर्न नहीं किया तो पूरा खर्चा मानते हैं। यहाँ पे हम इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दे रहे, उसमें से कुछ पैसा तो मिलना ही है वापस। यानी एक बार का आपने दिया और कुछ तो मिलेगा ही वापस, चाहे मैं कल जाके सरेंडर कर दूं। तो वो खर्चा हुआ क्या? खर्चा क्या है? जो दे दिया और लैप्स। लेकिन जो दिया और कुछ तो मिलेगा ही, क्या वो एक्सपेंस है? क्या वो एसेट है आपका? ठीक है। इसलिए समटाइम्स कुछ लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम is treated as an asset। इफ आप इंश्योरेंस प्रीमियम को एसेट मानते हो तो देखो क्या कहानी होगा। प्रीमियम अमाउंट ₹2000 per annum, surrender value year 1 1500, year 2 2500। ठीक है। अब यहां पे जब हम पहले साल का प्रीमियम पे करेंगे ईयर 1 में, हम जब प्रीमियम पे करेंगे तो एंट्री क्या होगा? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। being premium paid आपने आज 2000 रुपए दिया और ईयर एंड में हम सरेंडर कर दे तो कम से कम कितना मिल जाएगा? 1500 तो कम से कम मिलेगा। तो खर्चा कितना होगा? 500 तो करंट ईयर का खर्चा ही मानना पड़ेगा। तो मेरे पीएनएल में कितना जाएगा? पीएनएल के डेबिट में हम एक्सपेंसेस लिखते हैं, तो हम कितना एक्सपेंस दिखाएंगे? और जो हमने केस 1 पढ़ा उसके अकॉर्डिंग होता तो पूरा 2000 ही हमारा एक्सपेंस हो जाता।
being premium amount transferred. मतलब पहला ईयर में सरेंडर करता हूँ, सरेंडर में 1500 मतलब 3,000 पे कर रहा है, पहले ईयर में से 500 का एक्सपेंस हो गया। हाँ पहला केस में हमको एक्सपेंस मान रहे हैं 2000 मतलब पूरा ले लेंगे, इसमें एसेट मान रहा है, एसेट मान रहा मैं, यानी कहीं ना कहीं मैं ऐसा बोलूं ईयर 1 के एंड में मेरे बैलेंस शीट में, ईयर 1 का बैलेंस शीट में मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम वर्ड यूज करो या इंश्योरेंस कंपनी यूज करो, लेटर है मेरे बुक्स में, क्योंकि आपने डेबिट किया 2000 से, क्रेडिट कितने से किया, 1500 रुपए डेबिट रह गया ना, मतलब एसेट है। तो मेरे एसेट साइड में यहां इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से 1500 रुपए आ रहा होगा, इसको मैं इंश्योरेंस प्रीमियम का नाम लिखूं, इसको मैं इंश्योरेंस कंपनी लिख दूं, इसको मैं सेपरेट लाइफ पॉलिसी लिख दूं, इसको मैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे ये सब चीज बेसिकली क्या है, सरेंडर वैल्यू, जिसको हमने ऑलरेडी पे करके एसेट मान लिया। तो यानी बचपन में कंसेप्ट पढ़ा था, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इस बिजनेस में एसेट बड़ा है तो कहीं ना कहीं ऑपोजिट साइड में भी तो इफेक्ट होगा, लायबिलिटी तो नहीं बढ़ रहा, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ जा रहा होगा, एसेट बढ़ने से रीवैल्यूएशन फायदा हुआ, फायदा अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, यानी कहीं ना कहीं ये पैसा कैपिटल में जा चुका है। हमारे बुक्स में एक डेटर आ गया इंश्योरेंस कंपनी, हमने पैसा दिया, हमें उससे मिलना है, राइट, एसेट बढ़ा, कॉरेस्पॉन्डिंगली ये पैसा मेरे कैपिटल में भी क्रेडिट हुआ होगा घूम फिरा के, ठीक है, एंट्रीज वाइज तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन घूम फिरा के इफेक्ट तो वहां गया ही होगा। वो आई बात समझ में, क्यों गया होगा, क्योंकि आपने खर्चा तो 500 ही माना है, 1500 रुपए की जो एसेट क्रिएट हुई है उसका सेकेंड इफेक्ट तो कैपिटल में जाएगा ही जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब ईयर 2 में क्या होगा, ईयर 2 हमने फिर से इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे पहले तो, इसको बंद कर दीजिए। तुम तक पहुंचता भी है क्या, हाँ, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, ईयर 2 के एंड में इफ हम सरेंडर कर दें कुछ पैसा तो मिलेगा, कितना मिलेगा, 2500 रुपए मिलेगा, राइट, 2500 रुपए मिलेगा। आपने इंश्योरेंस कंपनी को ईयर 2 तक कितना प्रीमियम दे दिया, 4000 हम दे चुके हो, 4000 तो पॉकेट से गया, रिटर्न में कितना मिलेगा, 2500 रुपए मिलने वाले। अब 4000 पहले साल 2000 दिया, फिर 2000 दिया, 4000 गया बिजनेस से, अब मिलेगा कितना, सरेंडर कर दो 2500, तो मेरे लिए खर्चा कितना, 1500 का खर्चा, जिसमें से ईयर 1 में आप कितना खर्चा मान चुके हो, तो ईयर 2 में कितना खर्चा मानना है, 1000। समझ में लॉजिक, वरना क्या करते पता है, 2000 का प्रीमियम पे किया, 2500 का सरेंडर वैल्यू है, आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 2000 दिया है, रिटर्न में 2500 मिलना है, 500 का फायदा हो गया। अरे ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं,
टोटल बेसिस पे देखो ना भाई, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को कितना दिया, 4000 दिया था, आज कितना मिलेगा 2500, तो मेरे लिए एक्सपेंस कितना 1500, जिसमें से मैंने कितना एक्सपेंस मान लिया पहले साल, तो और कितना एक्सपेंस मानना है। तो वो तो जब ईयर 1 का अकाउंटिंग करेगा उसमें 500 ही दिखाएगा एक्सपेंस में, और ईयर 2 में उतना दिखाएगा, बाकी जो बचा है। तरीका बता रहा हूं कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉजिक समझ में आया? बैलेंस शीट में क्या होगा, कोई भी नाम लिखा हो, अल्टीमेटली यहाँ पे एसेट कितने नाम से, अरे कितना मिलना है हमें इंश्योरेंस कंपनी से ईयर 2 में, 2500। तो हमारे लिए एसेट कितना होगा 2500 तो एसेट रहेगा ना, और कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट यहाँ आ चुका है, तभी तो बैलेंस शीट मैच हुआ। आई बात समझ में, क्लियर है? यानी इससे क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है, जब भी बैलेंस शीट के अंदर आपको एसेट साइड में इंश्योरेंस प्रीमियम या इंश्योरेंस कंपनी या जॉइंट लाइफ पॉलिसी या सेपरेट लाइफ पॉलिसी, यानी पॉलिसी के रिलेटेड कोई भी टर्म दिखाई दे, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द सरेंडर वैल्यू जो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया, यानी ये पैसा ऑलरेडी पार्टनर्स के पॉकेट में जा चुका है। इफ बैलेंस शीट में आया है, इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंगली किसके पॉकेट में जा चुका है, कल को सेकेंड ईयर खत्म हुआ, थर्ड ईयर का बिगिनिंग में, यानी थर्ड ईयर का प्रीमियम पे करने से पहले ही आपने पॉलिसी को सरेंडर कर दिया, ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी से आपको 2500 रुपए मिल गए। अब इसका क्या करोगे, बोलो। हाँ, तो हम लोग पार्टनर्स को तो कैपिटल में डाल ही दिया। यस, हम बस रख लेंगे, इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर है, डेटर से नॉर्मल पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, एसेट कम हो जाएगा और एक एसेट इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या अब जो 2500 मिल रहे हैं वो पार्टनर के पॉकेट में डालोगे क्या? नहीं, दो बार थोड़ी डालेंगे, एक बार तो डल चुका ना। यानी इफ पॉलिसी का कोई भी अमाउंट बैलेंस शीट के अंदर है, यानी उतना पैसा पार्टनर के पॉकेट में जा चुका, अब जब ये पैसा मिलेगा तो क्या हमें फिर से पार्टनर के पॉकेट में डालना है क्या? इट्स अ नॉर्मल रिसीव ऑफ मनी फ्रॉम अ डेटर, ठीक है। कल को ईयर 2 के एंड के बाद जब आप पॉलिसी सरेंडर कर रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी एक्चुअल में आपको पे कर रही है 3000, तब क्या होगा? 500 रुपए तो पार्टनर में बांटना पड़ेगा ना, 500 रुपए फायदा हो गया, राइट। जितना का एसेट था उससे ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो 500 का फायदा हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना, समझ में आया, क्लियर है। वेयर केस 1 में क्या था, तो केस 1 में, चलो यही एग्जांपल केस 1 में होता, अब ईयर 2 के बाद हमें इंश्योरेंस कंपनी से 2500 रुपए मिल रहे, तो क्या करते? तो पहले पीएनएल में देता, फिर पार्टनर्स को देता, पूरा 2500 रुपए हम पार्टनर्स में बांटते हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो हमने उसको एसेट माना ही नहीं, तो जब एसेट ही नहीं माना तो वो पार्टनर के पॉकेट में गया भी नहीं होगा, तो अब जितना भी पैसा मिल रहा है वो किसको देना है?
समझ में आया? एंड कल को बैलेंस शीट में एसेट मान के रखा है तो क्या होगा फिर? जितना है उतना ही मिला तो बिजनेस में बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और ये वैल्यू कम हो जाएगा, पार्टनर्स में नहीं जाएगा। इससे ज्यादा मिला तो ज्यादा अमाउंट इज अ गेन, या तो आप रीवैल्यूएशन में क्या करना, उसको क्रेडिट कर देना या फिर डायरेक्टली पार्टनर्स में बांट देना। आई बात समझ में? क्लियर है? तो इतना डिस्कशन का कंक्लूजन क्या निकला? When surrender value is given inside the balance sheet, तो क्या करना है? दो सिनेरियो है। Amount received is equals to surrender value। तब क्या करेंगे? बैंक अकाउंट को बढ़ा देगा। तो नॉर्मल कुछ नहीं करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट तो इंश्योरेंस कंपनी, जितना है हमें मिल गया। Nothing will be again credited to partners। या फिर अमाउंट रिसीव्ड इज हायर देन, तब क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट to insurance company to revaluation। समझ में आया? और अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर्स में चला जाएगा। कल को सरेंडर वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिया हो तो क्या करोगे? तो पैसा आएगा हम लोग पार्टनर्स को देगा। whatever amount we receive will be credited to revaluation account। और रिवैल्यूएशन से कहां चला जाएगा? पार्टनर्स के पॉकेट में। क्लियर है? समझ में आया? यही यानी सेपरेट लाइफ पॉलिसी में ये समझ के आता है कि जो भी पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका पॉलिसी सरेंडर करके उस सरेंडर पॉलिसी जो पैसा मिलेगा वो सारे पार्टनर में बटेगा। और इफ सरेंडर वैल्यू पहले से बैलेंस शीट में है और उतना ही पैसा मिल रहा है तो कुछ नहीं करेगा, उससे ज्यादा मिल रहा है तो एक्स्ट्रा अमाउंट रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। लेकिन ये तो बात हुआ जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका पॉलिसी का।
सेपरेट लाइफ पॉलिसी, लेकिन बाकी का पॉलिसी तो कंटिन्यू रहेगा। तो बाकी दोनों पॉलिसी का क्या करना है? उनका चलता रहेगा, लेकिन जो छोड़ के जा रहा है उसका तो नुकसान है। तब हम लोग उनके सरेंडर वैल्यू में जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका जितना हिस्सा है वो उसको देंगे, किससे लेके? गेनिंग पार्टनर से लेके देंगे। आई बात समझ में? दैट इज द ओवरऑल केस फॉर सेपरेट लाइफ पॉलिसी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, और डेथ हुआ, सेपरेट लाइफ पॉलिसी है, तो क्या करोगे? तो जो पार्टनर का डेथ हुआ है उसका जितना सम एश्योर्ड था वो पूरा मिलेगा, वो सारे पार्टनर में जाएगा, और बाकी पार्टनर का तो पॉलिसी कंटिन्यू रहेगा, तो उनका सरेंडर वैल्यू का हिस्सा डिसीज्ड पार्टनर को मिलेगा, गेनर टू सैक्रिफाइसर। कल को सरेंडर वैल्यू बैलेंस शीट में आ रहा है तो जितना टोटल वैल्यू मिला मोर देन द सरेंडर वैल्यू वो पार्टनर के पॉकेट में जाएगा, क्योंकि सरेंडर वैल्यू के जितना ही आपको मिल रहा है तब तो कुछ करना ही नहीं है ना, उससे ज्यादा मिलेगा तब वो हम रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करते हैं। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो ऐसा ही कहानी होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी में। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में क्या होगा? अब यहाँ इंडिविजुअल नहीं होगा, सबका एक साथ होगा, राइट? जॉइंट लाइफ पॉलिसी में हमने सारे पार्टनर का एक ही पॉलिसी ले रखा होगा, एक ही प्रीमियम जा रहा होगा, और उस प्रीमियम में सारे पार्टनर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट? कल को कोई पार्टनर छोड़ के चला गया और बिजनेस में हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखा है, तो क्या करेंगे? पूरा का पूरा जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि ए बी सी के नाम से वो पॉलिसी था। अब सपोज बी चला गया, ए एंड सी के नाम से तो वो पॉलिसी है नहीं ना, तो पूरा पॉलिसी क्या करना पड़ेगा? सरेंडर करना पड़ेगा। उससे जो पैसा आएगा क्या करेंगे? तीनों में बटेंगे। कल को हमने प्रीमियम को एसेट मान के रखा था, मतलब सरेंडर वैल्यू को एसेट मान के बैलेंस शीट में दिखा रखा है, तब फिर से वही बैंक में आएगा, उतना ही पैसा आया तो कुछ नहीं करना है, ज्यादा आया तो पार्टनर में बांट देंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में पहले से सरेंडर वैल्यू है, मतलब ऑलरेडी वो पार्टनर को मिल चुका है। आई बात समझ में? कल को डेथ हो गया और जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखा है, पूरा क्लेम मिल जाएगा। इफ हमने एसेट नहीं दिखा रखा तो सारे पार्टनर में बटेगा, और इफ एसेट दिखा रखा है तो ज्यादा वैल्यू पार्टनर को बटेगा। आई बात समझ में? कंसेप्ट क्लियर है? दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट फॉर जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड सेपरेट लाइफ पॉलिसी। एकदम क्रिस्टल क्लियर है? कुछ छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस है आपके स्टडी मेट में, देखते हैं। सबको समझ में आना अच्छे से? भैया अगर 3 पार्टनर है, एक मतलब वो रिटायर हो गया तो उसका सरेंडर वैल्यू मतलब सब कुछ कर लिया प्रोसेस जो है, तो फिर जब वो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो से निकाला तो पता चला कि एक ही पार्टनर गेन कर रहा है, दूसरा भी सैक्रिफाइस कर रहा है। एक पार्टनर गेन कर रहा है और दूसरा सैक्रिफाइस। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और यदि वैसा है भी तो गेनर से लेके सैक्रिफाइसर को देंगे, क्योंकि जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है फिर उसको भी कुछ देना पड़ेगा। हमेशा गेनर टू सैक्रिफाइसर है, चाहे एक गेन करे तो एक से लेंगे और 2 को देंगे, एक ही सैक्रिफाइस करे तो एक को मिलेगा और बाकी गेनर से लेंगे। तो जो सैक्रिफाइस कर रहा है तो वो तो पहले भी दिया हुआ है रिटायरिंग पार्टनर का प्रीमियम में कुछ हिस्सा अपना, तो वो फिर मतलब कैसे? रिटायरिंग पार्टनर का तो सब में ही एज पर द पीएसआर बढ़ रहा है। नहीं, जो पॉलिसी कंटिन्यू रह रहा है उसको हम गेनर टू सैक्रिफाइसर कर रहे हैं, राइट? तो जो पार्टनर फ्यूचर में सैक्रिफाइस करने वाला है उसको तो आज ही कंपनसेट कर देगा गेनिंग पार्टनर, जैसे गुडविल एडजस्टमेंट में होता है, तो आज ही मिल जाएगा उसको पैसा। ठीक है? नंबर 7 देखो, रेड व्हाइट एंड ब्लैक शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3 they took out a joint life policy in 2018, a premium of 3,000 being paid annually on 10th of June.
द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी ऑन 31 दिसंबर ऑफ वेरियस ईयर, यानी हर साल के एंड का सरेंडर वैल्यू बता रहे। प्रिपेयर लेजर अकाउंट अज्यूमिंग नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन। इसका मतलब क्या है? पॉलिसी का अकाउंट मेंटेन ही नहीं करेगा। मतलब इतना तो मेरे को भी आता है। मतलब एसेट इसका मतलब हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी को एसेट बोल के नहीं दिखाते बैलेंस शीट में। इंश्योरेंस प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, ठीक है। तो हर साल जब हम प्रीमियम पे करेंगे, हर साल जब आप प्रीमियम पे करोगे तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ईयर एंड में बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बैंक अकाउंट डेबिट? पैसा आ जाएगा क्या वापस ईयर एंड में? नहीं, ईयर एंड पे क्या हो रहा है? सरेंडर वैल्यू हर 10 तारीख को 10 जून सपोज 2018 आपने प्रीमियम पे किया, P&L account debit to insurance premium 3000 रुपए, ठीक है। अब ईयर एंड में क्या हम इंश्योरेंस प्रीमियम को एसेट मान रहे हैं क्या? P&L account debit नहीं मान रहे ना, तो पूरा का पूरा खर्चा है मेरे लिए। खर्चा कहाँ जाएगा? P&L account ऐसा हर साल का कहानी चलेगा। अब बोल थोड़ी रहा है कब पॉलिसी सरेंडर कर रहे हैं, बोल रहा है ब्लैक छोड़ के जा रहा है। तो ब्लैक जब छोड़ के जा रहा है तब क्या करेंगे? पॉलिसी सरेंडर करेंगे। कितना पैसा मिलेगा? 2021 तक 3600 मिलेगा। कितना ही मिलेगा भाई? लास्ट प्रीमियम कब पे किया होगा आपने? लास्ट प्रीमियम 10 जून 2021 को पे किया था। अगला प्रीमियम कब पे करना है? 10 जून 2022, और उससे पहले ही तो रिटायर हो गया, तो उससे पहले वाला जो सरेंडर वैल्यू वही तो मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, राइट। तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 3600 टू रिवैल्यूएशन भी कर सकते हो, या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रेड व्हाइट ब्लैक एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आया? क्यों पूरा 3600 हमने पार्टनर्स में बांटा? क्योंकि हम इंश्योरेंस प्रीमियम को एसेट नहीं मानते हैं, एक्सपेंस मानते हैं। तो जितना भी सरेंडर वैल्यू मिलेगा वो पूरा किस में चला जाएगा? पार्टनर्स में जाएगा। लॉजिक क्लियर है? कुछ नहीं करना था इसमें। देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट बताया हमने, तो इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा, इसको जेएलपी प्रीमियम भी लिख सकते हैं, कुछ भी नाम दे दो, क्या फर्क पड़ेगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो हर साल 10 जून को जब पे करोगे टू बैंक, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक आ गया। ईयर एंड में बाय पीएनएल क्लोज हो गया। फिर अगला साल, फिर अगला साल, ऐसे करके हर साल हम यही करते रहेंगे। जब एक्चुअल में पैसा मिलेगा, देखो हर साल प्रीमियम कहाँ चला गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब पैसा मिलेगा तो हम एंट्री कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, या बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अल्टीमेटली हो क्या रहा है? बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप इस अकाउंट में डालो, आप रीवैल्यूएशन में डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हो, इसका मतलब क्या था? मेंटेन कर रहा है, एक्सपेंस मान रहा है। प्रीमियम को हम लोग एक्सपेंस मानता है, एसेट नहीं मानते। इफ एसेट माना होता तो बैलेंस शीट में आता। फिर हम क्या देखते? रिटायरमेंट के केस में अगर इक्वल है तो सीधा बैंक अकाउंट बढ़ा देगा, अगर अमाउंट ज्यादा है तो वो पार्टनर
ठीक है, रीवैल्यूएशन में डालेगा या फिर पार्टनर्स कैपिटल में बांट देगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? सेम क्वेश्चन नंबर 8 देखो। बस इसमें पॉलिसी अकाउंट मेंटेन करता है, एसेट माना है उसको। जब हम जेएलपी प्रीमियम पे करेंगे तो एंट्री क्या होगा? प्रीमियम अकाउंट, डेबिट प्रीमियम अकाउंट, डेबिट बैंक अकाउंट। कितना? 3,000। अब हम प्रीमियम को एसेट मान रहे हैं, तो पहले साल के एंड में कितना पैसा मिल जाएगा सरेंडर करने से? कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब सारा का सारा खर्चा, यानी पूरा प्रीमियम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? एंट्री क्या हो जाएगा? ठीक है। नेक्स्ट ईयर फिर से हम क्या करेंगे? प्रीमियम पे करेंगे। कितना? सेकेंड ईयर के एंड में कुछ मिलना है क्या? 900 रुपए। 900 तो कम से कम मिलेगा। तो खर्चा कितना? 2100। ऐसे तो मैंने इंटरप्रेट करना नहीं सिखाया था, फिर गलती कर दो आगे चल के। चलो ठीक है, ठीक है, 2100 देखते हैं, आगे चल के फिर गलती करोगे। बाय पीएनएल 2100 बाय बैलेंस सीडी 900 रुपए। एसेट आ गया ये मेरा, डेबिट बैलेंस है मतलब एसेट। ठीक है। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? पहले तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर थर्ड ईयर का एंड में कितना पैसा मिल जाएगा? तो खर्चा कितना माने? नहीं बोला 1000 रुपये खर्चा मानो। अब क्यों नहीं बोला? 3000 पे किया, 2000 मिल जाएगा, तो 1000 रुपये तो खर्चा हुआ। अरे ओवरऑल देखना होता है, ओवरऑल देखोगे आप लोग। आपने थर्ड ईयर तक इंश्योरेंस कंपनी को कितना पैसा दे दिया? 9000 रुपये आप पे कर चुके हो। फर्स्ट ईयर में 3, सेकेंड ईयर में 3, थर्ड ईयर में 3, 9000 दे दिया, राइट। अब थर्ड ईयर के एंड में कितना पैसा मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से? 2000, है ना। तो हमारे लिए खर्चा कितना हो? 7000 का तो खर्चा। 7000 में से फर्स्ट ईयर कितना खर्चा मान लिया? 3000 पूरा ही माना। फर्स्ट ईयर में तो 3000 पूरा ही खर्चा दिखाया था, ठीक है। सेकेंड ईयर में 2100 खर्चा दिखाया था ना बाय पीएनएल, तो माइनस 2100, तो और कितना खर्चा मानना है? 1900। समझ में आया? 1100 ये वो क्यों कैसे गलती हो जाता है, इसीलिए गलती हो जाता है। सेकेंड ईयर में तो चलो कोई बात नहीं था, लेकिन मेरे को पता था थर्ड ईयर में आके गलती करोगे, इसीलिए जब सीख रहे थे तभी भी मैंने टोटल वैल्यू पे सिखाया था ना। 2000 2000 करके कितना दे चुके, अब कितना मिलना है और कितना एक्सपेंस हम शो कर चुके। तो यानी अब हमें थर्ड ईयर में कितना एक्सपेंस शो करना है। समझ में आया? तो हमारा बैलेंस सीडी कितना? क्लियर है? नेक्स्ट ईयर खर्चा 1400 रुपये। बैलेंस बीडी 2000, खर्चा 1400। कितना एक्सपेंस दिखाएंगे? 1400। समझ में आया ये? अगर कितना प्रीमियम पे किया उसमें से लास्ट ईयर तक कितना मिलेगा माइनस करके, जितना हम लोग एक्सपेंसेस खर्चाते हैं वो नहीं तो सिंपल सा है, 2000 मिलना था, 3000 और दे दिया,
तो टोटल उसके पॉकेट में कितना चला गया? 5,000 5,000। और फोर्थ ईयर के एंड में कितना मिलेगा? तो 5,000 जा चुका, पूरा 3600 ही मिलेगा, तो बाकी डिफरेंस मेरे लिए खर्चा। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये तो बन गया जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 15 अप्रैल 2022 को रिटायर कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी से क्या होगा? 1 जनवरी 2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,600। इंश्योरेंस कंपनी को हम सरेंडर करेंगे तो कितना मिल रहा है? ज्यादा तो मिल नहीं रहा है, तो जब मिल रहा है एंट्री क्या करोगे? टू जेएलपी प्रीमियम, जितना एसेट है वो कम हो जाएगा ना। पार्टनर में कुछ जाना है क्या? कहानी खत्म। समझ में आया? जब आप एसेट ट्रीट करते हो तो क्या करना है? देखो सॉल्यूशन। तो जब इसका बैलेंस शीट बनेगा तो जीएलपी से 3600 कम हो जाएगा और बैंक में प्लस हो जाएगा। हाँ, और हर साल का एंड में बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो उसका सरेंडर वैल्यू है वो दिखेगा, क्योंकि बैलेंस शीट ही करके आया ना। क्लियर है? एकदम कंसेप्ट क्लियर है जेएलपी वाला? ये आप घर पे आज प्रैक्टिस करोगे, एक बार हाथ से नहीं करोगे ना क्लैरिटी नहीं आता है। अकाउंट्स इज नॉट ए वर्बल सब्जेक्ट, ये आपको हाथ से करना पड़ेगा। तो आई होप क्लियर है जेएलपी वाला कंसेप्ट। अब जेएलपी हो चाहे सेपरेट लाइफ पॉलिसी हो, दोनों में डिफरेंस क्या, एक बार फिर से बताना मेरे को। जो पार्टनर छोड़ रहा है उसका सरेंडर वैल्यू सब में बचेगा, लेकिन जो रिमेनिंग पार्टनर है उसमें गेनर टू सेक्रीफाइसर करना पड़ेगा। क्लियर है? वेयर इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी में पार्टनर रिटायर हो रहा है तो सरेंडर वैल्यू तीनों पार्टनर में बटेगा। ठीक है, यही है, उसमें तो कुछ और दूसरा सरेंडर वैल्यू है ही नहीं। और दूसरा केस दोनों पॉलिसी में क्या है, जब आप सरेंडर वैल्यू को या जॉइंट लाइफ पॉलिसी को या प्रीमियम को एसेट मानते हैं, तब क्या करना है? अगर एसेट माना तो हम लोग अमाउंट इक्वल है तो ज्यादा काम बढ़ा देगा और बड़ा है तो रिवैल्यूएशन देगा। करेक्ट। इफ जितना एसेट दिखा रखा है उतना ही पैसा मिल रहा है तो कुछ नहीं करना, बैंक बढ़ेगा, एसेट कम हो जाएगा। उससे ज्यादा मिल रहा है तो वो प्रॉफिट है, वो पार्टनर्स में बटेगा। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 9 रीड कर दो, इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या बोल रहा है क्वेश्चन।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब बैलेंस शीट के अंदर देखो क्या दिया हुआ है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इसका मतलब इसको एसेट ट्रीट किया है। प्रीमियम को हम लोग एसेट ट्रीट करता है, ठीक है। इस इतना ही पैसा अब मिला हमें तो क्या करेंगे? तो बैंक अकाउंट और ये हट जाएगा, और इससे ज्यादा हुआ तो रीवैल्यूएशन में डाल देंगे, ठीक है, या डायरेक्ट पार्टनर में डाल देंगे। ऑन 1 जनवरी A want to retire, B and C agree to continue at 2:1। अच्छा, पहले रेशियो क्या था? 5:3:2। B और C का क्या हो जाएगा? A रिटायर हो रहा है 2:1। तो सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं? सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो। कौन कितना गेन कर रहा है? ए का तो सेक्रीफाइस ही है। गेनिंग निकालने के लिए न्यू माइनस ओल्ड करें। ये गेनिंग रेशियो हो गया, राइट। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाज टेकन ऑन 1 जनवरी फॉर 1 लाख एंड इट्स सरेंडर वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर वाज 25,000। यानी 31 दिसंबर 21 बोले तो जिस दिन रिटायर हो रहा है उसके एक दिन पहले सरेंडर वैल्यू 25,000 था। हमने बुक्स में कितना रिकॉर्ड कर रखा है? 20,000। यानी 5,000 तो ज्यादा मिलेगा। 25,000 में से 20,000 ऑलरेडी हमने एसेट दिखा दिया, यानी उतना पैसा तो पार्टनर में जा चुका होगा। और 5,000 रुपए जो मिलेगा हमें वो क्या करना है? पार्टनर्स में डालना पड़ेगा। फॉर द पर्पज ऑफ एज रिटायरमेंट गुडविल वाज रेज्ड फॉर 1 लाख। रेज का मतलब होता है रेज्ड एंड राइट ऑफ। पहले हम रेज करेंगे किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, फिर हम राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशियो में। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स वाज रीवैल्यूड फॉर 1,10,000, ठीक है। रिवैल्यूएशन का बात बोल रहा है। ऑल्सो दे एग्री टू ब्रिंग नेसेसरी कैश टू डिस्चार्ज 50% ऑफ द एज क्लेम टू मेक द बैंक बैलेंस 25,000 एंड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट। ये कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया। उससे पहले अपन को करना क्या है? अब देखो, जब क्वेश्चन में ऐसा आए एज रिटायरमेंट गुडविल वाज रेज्ड फॉर ₹1 लाख, अब है ना ज्यादा दिमाग लगाओ ही मत, गेनर टू सैक्रिफाइसर कर दो। क्योंकि बैलेंस शीट के बाहर जब कोई भी गुडविल दिया हुआ रहता है वो तो सेल्फ जनरेटेड है, उसका हमेशा एक ही ट्रीटमेंट करना, दैट इज गेनर टू सैक्रिफाइसर। आप पहले रेज करोगे फिर राइट ऑफ करोगे, क्या ही फायदा होगा? बाकी करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अल्टीमेटली वही होने वाला है। तो सबसे पहले क्या करें? रिवैल्यूएशन कर लेते हैं। जर्नल एंट्री पास करना है, लेजर तो बनाना ही नहीं है। जब आपको लेजर बनाना ही नहीं है तो स्टेप बाय स्टेप कुछ भी करो। रिवैल्यूएशन करना है, पहले रिवैल्यूएशन कर लो। क्या करना था? 5,000 जॉइंट लाइफ पॉलिसी का डालना था। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का 5,000 डालना है और एसेट्स का क्रेडिट करना था 30,000। फिक्स एसेट्स 1,10,000 और है कितना? 30,000 से बढ़ाना है। तो मेरा एंट्री क्या हो जाएगा? एग्जाम में प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह बनाना। जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितने से? 5,000। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट 30,000।
टू Evaluation. revaluation being asset revalued. क्लियर है? आराम से स्लो एंड स्टडी जा रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, नॉर्मल स्पीड लेक्चर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब ये क्या करो, पार्टनर्स से होगा। बांट दो पार्टनर्स में। ठीक है, फिर और क्या करना है? गुडविल रेज करना है, चलो रेज करके राइट ऑफ कर देते हैं, जैसा वर्ड बोला वैसे कर लो, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। वैसे तो उनको पूरा लिखना चाहिए गुडविल रेज एंड राइट ऑफ, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ गेनर टू सैक्रिफाइसर करने से भी बात हो जाता है। चलो ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं नॉलेज पर्पज के लिए। एक लाख का गुडविल 50,000, 30,000, 20,000। मैं वापस क्या करूं, एज पर BSR, न्यू में कौन कौन है? B और C. कितना आ रहा है? 66,667 और 33,350. बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, ये हो गया। लास्ट में क्या करना है? कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। अब देखो, पहले तो एडजस्टेड कैपिटल निकालो, कैपिटल बैलेंस था कितना है इनका? 50, 40 और 30। जब लेजर नहीं पूछा तो वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा, उपाय नहीं है। ये था क्या बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व सरप्लस वगैरह? प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना कितना? 17,500, 10,500, 7,000।
प्लस गुडविल रेज्ड माइनस गुडविल रिटर्न ऑफ कितना 66,667, 33,356. ये आ गया अपना एडजस्टेड कैपिटल, सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद कितना कितना 1,17,500 हम्म 23,667. ये अब लास्ट का 2 लाइन पढ़ना फिर से, क्या बोल रहे हैं? To being necessary has to discharge 50% of A's claim to make the time balance 25,000 and to make give capital proportionate. अब देखो बैंक बैलेंस कितना है? 10,000. हमें करना क्या है इसमें से पे टू ए कितना 50% ऑफ एज ड्यूज 58,000. हाँ करेंगे ए को कितना देना है 58,750. बैलेंस कितना हो जाएगा? Negative 48,750. ये मेरा बैंक का हालत हो जाएगा उसको पे करने के बाद। मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना है? 25,000. पॉजिटिव है ना? The amount bought by BNC कितना? 73,750. ये समझ में आया कि जब मेरा बैंक नेगेटिव चल रहा है 48,750 और उसको पॉजिटिव 25 तक लेके जाना है तो इन लोग को 73,750 रुपीज लेके आना पड़ेगा। इज इट क्लियर? लेकिन किस कदर लाएंगे? इस कदर कि उनका कैपिटल बैलेंस पीएसआर के अकॉर्डिंग हो जाए। प्रोपोर्शनेट वर्ड यूज किया ना? अब देखो यहां तक ठीक है? कंबाइन एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बीएनसी कितना है? 1,00,000. 37,500। नहीं, हम बोल रहे थे हम लोग को बैंक बैलेंस में ऑलरेडी हम लोग के पास तो है ही 10,000 है। 10,000 तो है, उसके अलावा 25,000 और भी तो है, क्योंकि अभी हम लोग को जॉइंट पॉलिसी का मिला ना, जॉइंट वो तो बढ़ गया पार्टनर। है कहाँ? मिला कहाँ? जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मिला कहाँ? सरेंडर वैल्यू तो बैंक में आ जाएगा। कुछ बोला है क्या? सरेंडर वैल्यू बोला है कि, लेकिन पैसा मिला या नहीं मिला ये तो बोला ही नहीं। हम तो अज्यूम कर सकते हैं कि पैसा मिलेगा। हाँ, तुम यदि वो मानो कि पैसा मिल गया तब आंसर कुछ और आएगा, तब आंसर कुछ और बनेगा अपना। यदि हम ये मानते हैं कि सरेंडर वैल्यू का पैसा मिल चुका है तब हमारा आंसर कुछ और आएगा। ये तो समझ में नहीं आएगा ना,
क्योंकि आपने एंड इट सरेंडर वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर वाज दिस, लेकिन ऐसा कहाँ बोला कि सरेंडर कर दिया और हमारे पास पैसा आ चुका है। यानी बैलेंस शीट में कंटिन्यू रहेगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी विद द नेम विद द अमाउंट 25,000। और कोई तरीका भी तो नहीं है, या और कोई तरीका है? तो इन लोग दोनों मिला के कितना लेके आएंगे? ये तो उनका प्रेजेंट कैपिटल है, ठीक है, प्लस अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय बी एंड सी, कितना? दोनों मिला के लाएंगे ना, तो दोनों का टोटल कंबाइंड कैपिटल कितना हो जाएगा? ट्रिपल वन ये हो जाएगा। क्लियर है? एंड ये कैपिटल किस रेशियो में होना चाहिए? न्यू रेशियो में 2:1 में। ये होना चाहिए। क्लियर है? एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है? अभी तो यही है उनका एडजस्टेड कैपिटल। अमाउंट टू बी इंट्रोड्यूस निकल जाएगा। 13,416। समझ में आया? वो कुछ बात नहीं भाई, राउंडिंग ऑफ की वजह से, बट समझ में आया। अब इतना उन लोग लेके आएगा तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट B2 कैपिटल टू सीज कैपिटल। Being additional capital introduced, right? अब पैसा आ गया, अब क्या करो? ए का कैपिटल बैलेंस कितना था? 117,500। टू बैंक अकाउंट 58,700 टू एज लोन समझ में आया? क्वेश्चन खत्म।
जब तक क्वेश्चन ये नहीं बोले कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा आ चुका है, हमने तो जस्ट क्या किया, एज ए एसेट और वैल्यू बढ़ा दिया, इंश्योरेंस कंपनी को डेटर और ज्यादा से बना दिया, बट जब आएगा तब बैंक बैलेंस बढ़ेगा और इंश्योरेंस कंपनी एज ए डेटर बुक से हट जाएगा। तो इसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी 25 हो जाएगा और बैंक मतलब वैसे ही होगा। हाँ, बैंक तो जो कैलकुलेट किया वही रहेगा, 25,000 रुपए रहेगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जब रीड्राफ्ट करोगे बैलेंस शीट तो 20,000 की जगह 25,000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक एंट्री किया था जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी तो वैल्यू बढ़ाया था। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका बेंचमार्क क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मतलब स्टैंडर्ड सेट करता है। इसको आप 3 स्टार मार के रख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। कंसेप्ट क्लियर है? दिमाग में सेट हुआ रिटायरमेंट? आपको मैंने 2 जो इलस्ट्रेशन डिस्कस किया था वो होमवर्क था। अब आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क रहेगा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम ही है। हाँ, जॉइंट लाइफ पॉलिसी वगैरह का कंसेप्ट एक लोन अकाउंट है उसके अंदर ना, लोन अकाउंट छोड़ देना, बाकी कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लोन अकाउंट डिस्कस कर लेगा, कैसे कैसे क्या क्या सिनेरियो में कैसे बनाना है, इससे अपना पूरा रिटायरमेंट भी कवर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।